नमस्कार, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 17 फरवरी 2021 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए कुछ प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो आज की हमारी पहली खबर संबंधित है पेज नंबर 9 से, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और गवर्नेंस से है। मुख्य रूप से यह खबर संबंधित है भारत में 4 राजधानी बनाने के प्रस्ताव से, जिसके तहत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दिल्ली के साथ ही 3 अन्य शहरों में भी राजधानी को बनाने का प्रस्ताव रखा गया है और इसके संदर्भ में संभव है कि भविष्य में संसद में भी ये मामला उठाया जाए। इसके संदर्भ में उनका यह मत है कि जिस प्रकार से दिल्ली में संसद के सत्र का आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार से बाकी 3 शहरों में भी समय समय पर इसको आयोजित किया जाना चाहिए। हाल के समय में इसके संदर्भ में बहुत सारे तर्क दिए जाते रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली में अत्यधिक वायु प्रदूषण की स्थिति को इसके एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में बताया जाता है। साथ ही साथ इस बात की ओर भी इंगित किया जाता है कि किस प्रकार से पिछले 100 वर्षों में दिल्ली की जनसंख्या में अत्यधिक विस्फोट देखा गया है, जिसमें 1901 में जहां दिल्ली की जनसंख्या 4 लाख ही थी, उस समय दिल्ली 7वें सबसे बड़े शहरी क्षेत्र के रूप में विद्यमान था। अब यह स्थिति है कि दिल्ली में लगभग 1.68 करोड़ जनसंख्या है और यह देश का सबसे बड़ा मेगा सिटी है। इसके अलावा वैश्विक उदाहरणों के बारे में बात की जाती है, जिसमें रियो डी जनेरियो और लागोस के उदाहरण को दिया जाता है। ब्राजील की राजधानी हुआ करती थी रियो डी जनेरियो। यह बहुत लंबे समय के लिए राजधानी रही। हालांकि बाद में सरकार ने ब्राजीलिया को एक नवीन राजधानी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा और लगभग 1960 में यह देश की राजधानी बनी। इसी प्रकार से नाइजीरिया द्वारा भी पहले लागोस राजधानी के रूप में अवस्थित थी, जिसे बाद में अबूजा के रूप में बनाया गया। यह कुछ वैश्विक उदाहरण हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि समय समय पर राजधानी परिवर्तन किए जाते रहे हैं। हालांकि इसके संदर्भ में इसी के समान काफी मत और संशय भी विद्यमान है। मुख्य रूप से राजधानी परिवर्तन के माध्यम से हम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व तो सुनिश्चित कर पाएंगे, किंतु यदि हम 3 अलग अलग क्षेत्रों में राजधानी को बनाएंगे तो इससे संसद भवन और अन्य भवनों को बनाने से खर्चा काफी अधिक हो सकता है। साथ ही साथ विभिन्न मंत्रियों, सांसदों और उनके स्टाफ के लिए भी भवन निर्माण किए जाने की जरूरत होगी। समय समय पर जो संसद के सत्र में भाग लेने के लिए सांसदों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा की जाएगी, वह भी काफी खर्च को बढ़ा सकता है। साथ ही साथ खर्च के साथ ही सांसदों और अधिकारियों की सुरक्षा का प्रश्न भी लगातार विद्यमान रहेगा। मुख्य रूप से अलग अलग क्षेत्रों में राजधानी को बनाने से राज्य की पुलिस और राज्य पर बोझ बढ़ेगा। साथ ही साथ इसके संदर्भ में हमें पहले राजधानी परिवर्तन किए जाने के संदर्भ में, जब 1911 और उसके पश्चात ब्रिटिश काल द्वारा राजधानी परिवर्तन किया गया, तो उसमें जिस प्रकार से भारी खर्च देखा गया था, उसे भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि जब 1911 और उसके बाद राजधानी परिवर्तन हुआ था, तो कलकत्ता से दिल्ली तक पूरे प्रशासन को स्थानांतरित करने में ब्रिटिश शासन पर लगभग 4 मिलियन पाउंड की लागत आई थी, जो वर्तमान में भी काफी बड़ी राशि है। यही कारण है कि राज्य पुलिस राज्य पर बढ़ने वाले बोझ, होने वाले खर्चे और सुरक्षा चिंताओं आदि के चलते इस प्रकार के उपाय को वर्तमान में अधिक लाभप्रद नहीं माना जाता है। अब अगर हम इसके संदर्भ में एक पृष्ठभूमि के बारे में बात करें, तो भारत की राजधानी 1911 तक कलकत्ता थी।
1911 में राजा जॉर्ज पंचम के द्वारा नई दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई। उन्हीं के अनुसार आगे चलकर संसद भवन और राष्ट्रपति भवन का भी निर्माण किया गया। उस समय जो नई दिल्ली को राजधानी बनाई गई थी वह कई कारणों के चलते बनाई गई थी, जिसमें दिल्ली की ऐतिहासिकता, मुगलों की राजधानी होना, अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला से उसकी नजदीकी होना, यह कुछ महत्वपूर्ण उपायों के रूप में देखा गया था। हालांकि वर्तमान में जो राजधानी परिवर्तन का जो फैसला है वह काफी खर्चीला उपाय हो सकता है और समय समय पर अन्य राज्यों द्वारा भी इसे अपनाया गया है, हालांकि वह बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए हैं। जैसे कि 1980 के दशक में तमिलनाडु द्वारा इसके संदर्भ में प्रयास किया गया था, हालांकि उन्हें ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसी के समान एक अन्य प्रस्ताव के बारे में भी समय समय पर चर्चा की जाती रही है, वह है सुप्रीम कोर्ट की शाखाओं को दक्षिण भारत के विविध शहरों में स्थापित करने का प्रस्ताव। भारत में सुप्रीम कोर्ट दो रूपों में कार्य करता है। एक है उसके द्वारा अपील करने के सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य, जिसमें अधीनस्थ न्यायालयों से मामला चलता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक आता है और उसके द्वारा अंतिम अपील करने वाले निकाय के रूप में कार्य किया जाता है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक परिसंघीय न्यायालय अथवा फेडरल न्यायालय के रूप में भी कार्य किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से केंद्र और राज्य के मध्य होने वाले विवादों का निस्तारण किए जाने के दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट की काफी महत्वपूर्ण भूमिका। अब इस अपील करने वाले सर्वोच्च निकाय के रूप में इसकी अलग अलग शाखाओं को देश के अलग अलग भागों में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव कई बार उठाया गया है और इसके संदर्भ में मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों द्वारा मांग की जाती रही है। इसके संदर्भ में दक्षिण भारत के राज्यों का कहना है कि इससे न केवल न्याय तक सबकी पहुंच संभव हो सकेगी, अपितु दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो जाने का खर्च है उसे भी काफी हद तक बचाया जा। साथ ही साथ यदि इसके संदर्भ में हम सर्वोच्च न्यायालय के अपील करने के सर्वोच्च निकाय होने के रूप में और फेडरल न्यायालय के रूप में किए जाने वाले कार्यों को दोनों को अलग अलग शाखाओं में बांट देंगे, तो ऐसा करने से सुप्रीम कोर्ट में भी विविधता और विशेषज्ञता को बढ़ावा दिया जा सकता। इसके संदर्भ में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल द्वारा भी कोर्ट ऑफ अपील की शक्ति के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की 4 शाखाओं को देश के अलग अलग हिस्सों में शामिल किए जाने के संदर्भ में मत को व्यक्त किया गया है, जिस पे विचार किया जा सकता है। इसी के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि राजधानी बनाने के स्थान पर यदि हम न्याय की पहुंच सब तक समान रूप से स्थापित करने पर कार्य करें तो निश्चित रूप से इसमें हम काफी सकारात्मक कार्यों को स्थापित कर सकते हैं, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 2 में दिए गए एक आर्टिकल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में हेल्थ से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है कोरोना वायरस की पृष्ठभूमि में जिस प्रकार से वैक्सीन के निर्माण पर बल दिया जा रहा है। 2021 में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उत्पाद के रूप में वैक्सीन उभरी है, लेकिन वैक्सीन के निर्माण के साथ ही वर्तमान में वैक्सीन से संबंधित वैक्सीन हेजिटेंसी भी विकसित हो रही है, जिसके संदर्भ में कार्य करने की आवश्यकता है। जब हम बात करते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी की, तो इससे तात्पर्य वैक्सीन उपलब्धता के बावजूद वैक्सीन के प्रति आशंकाओं के बढ़ने से है, जिसके तहत कई बार ये सर्वे किया गया है और ये देखा गया कि वैक्सीन होने के बावजूद लोग इसे विविध कारणों से लेने से हिचकते हैं। हाल ही में एक सर्वे के तहत यह पाया गया कि केवल 45% हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यानी डॉक्टर्स आदि के द्वारा ही वैक्सीन उपलब्धता की स्थिति होने के बावजूद इसे प्राप्त किए जाने की इच्छा जाहिर की गई है। यानी 55% व्यक्ति ऐसे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जिनमें वैक्सीन हेजिटेंसी किसी न किसी रूप में विद्यमान है, जिसे दूर करने के लिए हमें कार्य करना होगा। भारत में वर्तमान में 2 महत्वपूर्ण वैक्सीनों को अनुमति दी गई है। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित
कोविशील्ड और हैदराबाद आधारित भारत बायोटेक की कोवैक्सीन महत्वपूर्ण है। इसमें कोविशील्ड द्वारा ट्रायल के तीनों चरणों को पूरा कर लिया गया है। हालांकि कोवैक्सीन के ट्रायल्स अभी भी जारी हैं। भारत बायोटेक द्वारा इसके संदर्भ में वैक्सीन को लेने से पहले कई सावधानियों को भी बताया गया है, जैसे कि उनका कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को गंभीर प्रकार की एलर्जी हो, यदि गर्भवती महिलाएं हैं या फिर स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, उनको इससे बचना चाहिए। इस प्रकार की वैक्सीन को नहीं लिया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में हमें याद रखना होगा कि किस प्रकार से वैक्सीन का निर्माण विशेष रूप से 2021 और उसके बाद कोविड-19 से निपटने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। हालांकि वैक्सीन के निर्माण के साथ ही वैक्सीन को लेने के संदर्भ में भी लोगों में आशावादिता का संचार हो, इसको भी किए जाने की आवश्यकता है। इससे पहले भी भारत में वैक्सीन हेजिटेंसी के हम कुछ उदाहरण देखते रहे हैं, जिसमें पोलियो वैक्सीन के संदर्भ में भ्रांतियां देखी गईं। तमिलनाडु, कर्नाटक आदि में भी खसरे की वैक्सीन आदि को लेकर भ्रांतियां विद्यमान रही हैं, जिसे दूर करने के लिए समय समय पर प्रयत्न किए जाते रहे। मुख्य रूप से इसको दूर किए जाने के संदर्भ में कुछ उपायों को अपनाना आवश्यक है। मुख्य रूप से हमें लोगों की संज्ञानात्मक, सामाजिक और गणितीय पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए कार्य करना होगा। इसके तहत हमें सोशल मीडिया आदि माध्यमों से फैलने वाली अफवाहों पर नियंत्रण लगाने की जरूरत है और इसके अलावा वैक्सीन के संदर्भ में हम समयबद्ध आधार पर सही और पारदर्शी सूचना को जनता तक उपलब्ध करा सकें, इसको भी किए जाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर विविध चैनल्स के माध्यम से इसे प्रसारित किया जाना चाहिए। मुख्य रूप से गलत सूचनाओं और अफवाहों को समाप्त करने पर बल दिया जाना चाहिए और इस पूरे कार्य में यदि हम अधिक से अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों, सेलिब्रिटीज की सहायता ले सकें तो इसके माध्यम से निश्चित रूप से सामुदायिक आधार पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आदि के माध्यम से हम सही सूचना को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके संदर्भ में हमें पारंपरिक होर्डिंग्स और वॉल पोस्टर्स के माध्यम से भी सही सूचना को बढ़ावा देना चाहिए। इसके संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भी मीडिया मॉनिटरिंग और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर ध्यान रखा जा रहा है। इसके तहत उन्होंने मीडिया रैपिड रिस्पॉन्स सेल का भी निर्माण किया है ताकि वैक्सीन को लेकर जो गलत सूचनाएं विद्यमान हैं उसे कम किया जा सके और जो जनता में व्याप्त शंकाएं हैं इनको दूर करने के लिए प्रयास किया जा सके। तो वैक्सीन हेजिटेंसी काफी लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है, जिसको समझे जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 पर दिए गए आर्टिकल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में हेल्थ से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है कोरोना वायरस महामारी के दौर में जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं कोरोना वायरस पर ही केंद्रित हुई हैं, इस पूरी पृष्ठभूमि में जिस प्रकार से गैर कोरोना वायरस स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई हैं, उसको ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक अध्ययन सामने आया है, जिसके अनुसार मुख्य रूप से जो निम्न आय वर्गीय देश हैं, भारत जैसे देश हैं, वहां पे कोरोना पर अत्यधिक बल दिए जाने से जो गैर कोरोना वायरस संबंधी सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, वो नकारात्मक रूप से बाधित हुई हैं। जैसे कि हम पिछले साल की तुलना में जो टीबी के केसेस हैं उनकी हम कम पहचान कर सके हैं। साथ ही साथ जो नवजात और मातृ स्वास्थ्य देखभाल है उस पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और भारत हाल के वर्षों में जिस प्रकार से गैर संचारी रोगों की पृष्ठभूमि को झेल रहा है, उसके दृष्टिकोण से तो मुख्य रूप से इसको ध्यान में दिए जाने की जरूरत है। इसी के तहत WHO का कहना है कि यदि हमें कोरोना वायरस की महामारी के दौर में गैर कोरोना वायरस और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को बेहतर रूप से लागू करना है तो इसके संदर्भ में डिजिटल प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के लिए कार्य करना होगा। इसके तहत सरकार द्वारा टेलीमेडिसिन और टेली हेल्थ को बढ़ावा दिए जाने के दृष्टिकोण से कई सारे प्रयास किए भी गए हैं, जिसमें ई संजीवनी प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से दूरस्थ स्थानों में उपस्थित रोगियों की पहुंच संभव की जाती है विशेषज्ञ डॉक्टरों के माध्यम से और मुख्य रूप से इसके तहत सामुदायिक आधार पर कार्य किया जाता है
ताकि विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही सामुदायिक आधार पर भी लागू किया जा सके। वर्तमान में इसके तहत सामूहिक आधार पर मेडिकल अपॉइंटमेंट को किए जाने की आवश्यकता पर सर्वाधिक बल दिया गया है, जिसे हम साझा चिकित्सा नियुक्तियों अथवा शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट के रूप में जानते हैं। यह जो संकल्पना है वह संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में 20 साल से अधिक लागू है। इस संकल्पना के तहत जो एक समान रोग से ग्रस्त लोग हैं उनका एक साथ अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है डॉक्टर के साथ और उन्हें सामूहिक आधार पर डॉक्टरी सलाह दी जाती है। अध्ययनों में ये देखा गया है कि यदि इस प्रकार की सामूहिक प्रकार की अपॉइंटमेंट को दिया जाए तो रोगी अपने रोग के प्रति अधिक जागरूक होते हैं और वह बेहतर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का भी सामना कर पाते हैं। वर्तमान में ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के साथ ही इको प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी इसे प्रसारित किया जा सकता है। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट इको की, तो प्रोजेक्ट इको ग्रामीण समुदाय में स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाने की एक रणनीति है, जिसमें टेलीमेडिसिन अथवा टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक का उपयोग करके जो प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता हैं उनके कौशल में सुधार और उनकी ट्रेनिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और भारत जैसे देशों में जो कई प्रकार के सस्ते डाटा प्लान्स के आधार पर काफी लोकप्रिय हैं, वहां पे तो इस प्रकार की डिजिटल हेल्थ सेवाओं को काफी व्यापक दिशा दी जा सकती है। यही कारण है कि WHO ने डिजिटल हेल्थ के संबंध में वैश्विक रणनीति में डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में राष्ट्रों को कहा है कि वह इसके संदर्भ में कार्य करें। भारत जैसे देशों को कोरोना वायरस की पृष्ठभूमि में न केवल डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है, अपितु सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें, इसके लिए भी नवीन डिजिटल टूल्स को विकसित करने के लिए कार्य करना होगा। तभी कोरोना वायरस के साथ ही जो गैर कोरोना स्वास्थ्य सेवाएं हैं वह भी बेहतर ढंग से लोगों को दी जा सकेंगी। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए आर्टिकल से, जो संबंधित है GS पेपर 2 में पॉलिटी से। यह संबंधित है दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए एक निर्णय से, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मत को व्यक्त किया है कि यदि किसी भी प्रकार के किए गए पोस्ट के संदर्भ में प्रत्यक्ष रूप से हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जाता है तो निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति पर मात्र आरोपों के आधार पर राजद्रोह का मामला नहीं चलाया जाना चाहिए। इस पूरे मामले के संदर्भ में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने मत को व्यक्त किया है, इसके दृष्टिकोण से राजद्रोह का जो मामला है वह फिर से चर्चा में आ गया है, जिसकी हम पृष्ठभूमि और इसके अन्य पहलुओं को समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें राजद्रोह की, तो राजद्रोह भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 124A के तहत अपराध घोषित किया गया है। धारा 124A के अनुसार राजद्रोह के अंतर्गत भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति मौखिक, लिखित संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने के प्रयत्न को शामिल किया जाता है और इसको एक गैर जमानती अपराध के रूप में घोषित किया गया है, जिसके संदर्भ में 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा संभव है। इसके संदर्भ में समय समय पर काफी सारे तर्क दिए जाते रहे हैं। मुख्य रूप से इसको बनाए रखने के संदर्भ में यह तर्क दिया जाता है कि इसके माध्यम से राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से निपटने में सहायता मिलती है। यह धारा लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को हिंसा और अवैध तरीकों से उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाती है। यदि न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में दंडात्मक कार्रवाई को सही माना जाता है तो फिर सरकार की अवमानना करने पर भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। हाल के समय में जिस प्रकार से भारत के विभिन्न राज्यों में माओवादी विद्रोह देखा गया है, उससे निपटने के लिए भी यह जो धारा है उसको आवश्यक माना जाता है और इसके संदर्भ में ये कहा जाता है कि यदि केवल कुछ ही मामले सामने आते हैं इसके दुरुपयोग के, तो मात्र इस आधार पर इसे गलत बताकर समाप्त करना सही नहीं होगा।
हालांकि धारा 124 ए के विपक्ष में भी बहुत सारी बातें कही जाती रही हैं। मुख्य रूप से इसे एक औपनिवेशिक विरासत का अवशेष माना जाता है और यह एक लोकतांत्रिक देश में अनुपयुक्त माने जाने वाली धारा है। मुख्य रूप से भारतीय संविधान द्वारा जिस प्रकार से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दिया गया है, उसके माध्यम से जो हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, उसकी संवैधानिक गारंटी में एक बाधा के रूप में इसे देखा जाता है। मुख्य रूप से एक जीवंत लोकतंत्र में सरकार से असहमति रखना, उसकी आलोचना करना एक परिपक्व सार्वजनिक बहस के आवश्यक तत्व हैं और इसे देशद्रोह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। लोकतंत्र में प्रश्न करना, आलोचना करना और शासकों को बदलने का अधिकार एक मूलभूत अधिकार के रूप में स्थापित होता है। अतः हमें इसके संदर्भ में पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में यह भी तर्क दिया जाता है कि स्वयं ब्रिटिशों द्वारा जब अपने देश में राजद्रोह के संदर्भ में जो मुख्य प्रावधान है उनको समाप्त कर दिया गया है, तो क्या भारत में इसको बनाए रखना पर्याप्त है अथवा नहीं, इस पर बहस की जानी चाहिए। साथ ही साथ राजद्रोह के संदर्भ में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं जैसे कि असंतोष आदि, वह काफी अस्पष्ट हैं और इसके संदर्भ में जो जांच करने वाले अधिकारी हैं वह अपनी सुविधा के अनुसार इसकी व्याख्या कर सकते हैं, जिसके चलते समय समय पर इसका दुरुपयोग देखा जाता रहा है। यही कारण है कि वर्तमान में राजद्रोह जैसे प्रावधानों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संतुलित किए जाने की आवश्यकता है। स्वयं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केदारनाथ वाद में कहा गया कि राजद्रोह कानून के तहत लगाए गए अभियोग के दुरुपयोग की जांच संभव है। इसके संदर्भ में पुलिस को भी संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से जब भी हम देशद्रोह की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा को हमें सीमित रखना होगा, जिसमें हमें मुख्य रूप से भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से संबंधित मुद्दों को ही शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि देशद्रोह शब्द को परिभाषित करना बेहद जटिल कार्य है। अतः इसे सावधानी के साथ लागू किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। हाल ही में चर्चा में रहा साहेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में अवस्थित है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, अफ्रीका। मुख्य रूप से साहेल पश्चिमी और उत्तर मध्य अफ्रीका का एक अर्ध विस्तृत क्षेत्र है जो सेनेगल पूर्व से सूडान तक फैला हुआ है। यह उत्तर में शुष्क सहारा रेगिस्तान और दक्षिण में नम सवाना की बेल्ट के बीच एक संक्रमणशील क्षेत्र बनाता है, जिसमें 10 अफ्रीकी देशों के हिस्से शामिल हैं। इनमें सेनेगल, मौरितानिया, माली, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, नाइजीरिया, चाड, सूडान और इरिट्रिया महत्वपूर्ण हैं। यूं तो एक तकनीकी आधार पर हम देखें तो साहिल जो क्षेत्र है वह बुर्किना फासो क्षेत्र में विद्यमान है। हालांकि साहिल प्रदेश जो है वह कई देशों में फैला हुआ एक क्षेत्र है, जिसमें हमने बात की मौरितानिया से लेकर इरिट्रिया तक के क्षेत्र शामिल हैं, जिसे आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश G5 साहिल के सदस्य हैं? बुर्किना फासो, चाड, माली, मौरितानिया। केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 4 के उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है हमारा डी, उपरोक्त सभी। मुख्य रूप से आज पेज नंबर 14 पे खबर आई है, जिसमें फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा यह घोषणा की गई है कि साहिल क्षेत्र में विद्यमान जो उनकी सेना है वह वहां से तब तक नहीं हटेगी जब तक दूसरे राष्ट्रों का समर्थन इसके संदर्भ में नहीं ले लिया जाएगा, और इसके संदर्भ में अनेक यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा भी समर्थन किया जा रहा है। मुख्य रूप से इस पूरे घटनाक्रम में G5S या G5 साहिल की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो पश्चिम अफ्रीका में विकास नीतियों और सुरक्षा मामलों में क्षेत्रीय सहयोग के समन्वय के लिए एक संस्थागत ढांचा है। इसका गठन 16 फरवरी 2014 को 5 साहिल देशों के शिखर सम्मेलन में किया गया, जिसमें बुर्किना फासो, चाड, माली, मौरितानिया और नाइजर शामिल हैं। इसका जो सैन्य पहलू है उसका समन्वयन संबंधित देशों के सेना अध्यक्षों द्वारा किया जाता है, और मुख्य रूप से इसको बनाया गया था इस क्षेत्र में सक्रिय जिहादी संगठनों से लड़ने के लिए, जिनमें AQIM, मुजवा, अल मोराबितौन, बोको हराम आदि शामिल हैं।
इसमें फ्रांस की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है। फ्रांस द्वारा 1 अगस्त 2014 को G5 साहेल के सदस्य राज्यों में 3000 सैनिकों को तैनात करते हुए एक आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन बरखाने की शुरुआत की गई। जून 2017 में फ्रांस द्वारा अनुरोध किया गया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC आतंक निरोधी टास्क फोर्स की तैनाती को मंजूरी दे। यूरोपीय संघ द्वारा भी इस बल के वित्त पोषण के लिए 50 मिलियन यूरो प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई। आगे चलकर रूस और चीन ने भी इसका समर्थन किया। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम वित्त पोषण के बारे में सहमत नहीं थे। अंततः फ्रांस और अमेरिका में इसको लेकर समझौता हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा सर्वसम्मति से एक G5 साहेल आतंकवाद निरोधी कार्यबल की तैनाती को मंजूरी दी गई और फ्रांसीसी सेना ने भी G5 साहेल के साथ सहयोग किया। अब इसी के संदर्भ में अफ्रीका की महान हरी दीवार ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका भी महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य अफ्रीका के पर्यावरणीय निम्नीकृत भूभागों को बहाल करना और दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्र में शामिल साहेल क्षेत्र में लाखों लोगों का जीवन बदलना है। जब ये एक प्रकार से पूरी हो जाएगी तो ये दुनिया में सबसे बड़ी जीवन युक्त संरचना होगी। महाद्वीप की पूरी चौड़ाई में फैली दुनिया का लगभग 8000 किलोमीटर का प्राकृतिक आश्चर्य। और अफ्रीकी देशों ने 2030 तक महाद्वीप के साहेल क्षेत्र में उक्त दीवार को वास्तविकता बनाने के लिए वित्त के संदर्भ में भी वैश्विक समर्थन की मांग की है। इसको जो है आप एक मानचित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, जो पूरे आप कह सकते हैं साहेल क्षेत्र को कवर करने वाली एक महत्वपूर्ण दीवार हो। अगले प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। राज्यपाल को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान ही हटाया जा सकता है। सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपालों को दुर्लभ और बाध्यकारी परिस्थितियों को छोड़कर उनके 5 साल के कार्यकाल को पूरा करने से पहले नहीं हटाया जाना चाहिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 कि इनमें से कोई भी नहीं। तो सही कथन के संदर्भ में दूसरा जो कथन है वह तो गलत है, हालांकि पहला और तीसरा जो है सही है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी, केवल 1 और 3। तो आज पेज नंबर 1 में इसके संबंध में खबर आई है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को हटा दिया गया है और इसके लिए किसी कारण की व्याख्या नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। महाराजा सुहेल देव श्रावस्ती के शासक थे। सुहेल देव ने गजनवी जनरल गाजी सैयद को हराया और मार डाला था। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों कि ना तो 1 ना ही 2। तो इसके संदर्भ में दोनों कथन हमारे सही हैं। उत्तर हो जाएगा हमारा 1 और 2 दोनों। महाराजा सुहेल देव श्रावस्ती उत्तर प्रदेश के शासक थे। उनका उल्लेख 17वीं शताब्दी की फारसी भाषा के ऐतिहासिक रोमांटिक ग्रंथ मिरात ए मसूदी में किया गया है। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में मिरात ए मसूदी जो ग्रंथ है वह अब्द उर रहमान चिश्ती द्वारा लिखी गई थी। ग्रंथ के अनुसार सुहेल देव श्रावस्ती के राजा मोर ध्वज के पुत्र थे और सुहेल देव ने 1034 ईस्वी में बहराइच में गजनवी जनरल गाजी सैयद सालार मसूद जो गजनी के महमूद का भतीजा था उसको हराया और मार डाला था। सुहेल देव को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें सकरदेव, सुहृद ध्वज, सहर देव आदि महत्वपूर्ण हैं और हाल में ये तब चर्चा में आए जब यूपी के बहराइच में महाराजा सुहेल देव स्मारक बनाया जा रहा है। अब नेक्स्ट प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। केन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। यह यमुना की एक सहायक नदी है। केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। यह राजस्थान से होकर बहती है। केवल 1, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके संदर्भ में पहला और दूसरा कथन तो सही है, हालांकि तीसरा कथन गलत है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। इसके संदर्भ में केन नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है, जो 2 राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। यह यमुना की एक सहायक नदी है और केन नदी की सबसे लंबी सहायक नदी सोनार है। केन नदी पर रानेह जलप्रपात और केन घड़ियाल अभयारण्य पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर ये गुजरती है। आज पेज नंबर 14 में इसके संदर्भ में खबर
आई है। अब लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उनका उपयोग मानव शरीर में ड्रग्स और एंटीजन के वाहक के रूप में किया जा सकता है। उन्हें मानव शरीर के एक घायल हिस्से के लिए कृत्रिम रक्त केशिकाओं में बनाया जा सकता है। उनका उपयोग जैव रासायनिक सेंसर में किया जा सकता है। कार्बन नैनो ट्यूब बायोडिग्रेडेबल है। पर दिए गए कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो इसके संदर्भ में चारों कथन सही हैं। उत्तर हो जाएगा हमारा डी, 1, 2, 3 और 4। अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या भारत के पास आवर्ती आधार पर कई राजधानियां होनी चाहिए? आलोचनात्मक समीक्षा करें। 15 अंक, 250 शब्द। महामारी से हम क्या सबक सीख सकते हैं जो नए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके कुशलतापूर्वक स्वास्थ्य देखभाल देने के लिए उपयोगी रूप से लागू किया जा सकता है? 10 अंक, 150 शब्द। तो आज की परिचर्चा के आधार पर आप इन दोनों प्रश्नों को लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। तो बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के आज के इस अंक के माध्यम से हमने द हिंदू की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की आपके साथ चर्चा की। हम आशा करते हैं आपको हमारे इनिशिएटिव पसंद आ रहे हों। अधिक से अधिक आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।